नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पे। देखिए, रात जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हॉर्न ओके प्लीज में क्या कुछ रहने वाला है। आज बात होगी बहुत तेजी से देश में पैर पसार रहे लंग्स यानी कि फेफड़ों के कैंसर की। सियासी ढाबे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही खींचतान और कांग्रेस की मुश्किल आपको बताएंगे। तो सोशल अड्डा में करेंगे हरियाणा की नई आबकारी नीति पर मंथन, जिसके तहत दफ्तरों में शराब को मंजूरी मिल गई है। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे कैसे सिर्फ 17 घंटे में दिल्ली से कोलकाता की यात्रा पूरी होगी। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बिहार के सहरसा में डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने अनोखे अंदाज से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। दरअसल प्रत्याशी बैजनाथ भगत दंडवत प्रणाम यानी जमीन पर लेटते हुए हनुमान मंदिर पहुंचे और अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, वो ऐसे ही इबादतगाह भी गए और अपने लिए दुआएं मांगी। इस दौरान उनके समर्थकों ने रास्ते में नारेबाजी की और उन पर फूल बरसाए। इसके बाद बैजनाथ भगत ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सहरसा में नगर निगम का चुनाव 9 जून को होगा। राजस्थान के टोंक में एक शादी सुर्खियों में आ गई। दावा है कि यहां हरिओम नाम के लड़के की 2 लड़कियों के साथ शादी हुई। ये दोनों लड़कियां आपस में बहनें हैं। बताया गया कि जब हरिओम अपने लिए लड़की देखने उसके घर गया तो कांता नाम की लड़की ने उसे अपने दिल की बात बताई। कांता ने कहा कि वो अपनी छोटी बहन से भी काफी प्यार करती है, लेकिन वो दिव्यांग है। ऐसे में वो उसी लड़के से शादी करेगी जो उसकी छोटी बहन से भी शादी करेगा। ये शर्त सुनकर शुरू में लड़के के परिवार वाले हैरान रह गए, लेकिन बाद में वो इसके लिए राजी हो गए। शादी के कार्ड पर भी दोनों बहनों के नाम छापे गए। फिर शादी की रस्में पूरी हुई, यानी इस शादी समारोह में एक दूल्हा और 2 दुल्हन थीं, जो एक ही मंडप में बैठी। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक कुएं में गिरी गर्भवती हिरण को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि ये मादा हिरण यहां के सुमरे गांव में 40 फीट गहरे कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद वहां वन विभाग की टीम ने आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। फिर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद हिरण को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि कुएं में गिरने की वजह से उसके गले और पैर में चोटें आई थी। ऐसे में उसे तुरंत मेडिकल सुविधा दी गई। मध्य प्रदेश के धौलपुर में एक बाघिन और उसके बच्चों के प्यार का एक वीडियो सामने आया। इसमें ये बाघिन अपने बच्चों का एक गुफा में ख्याल रखते हुए दिखाई दी। इस बाघिन का नाम T117 है। इसकी तस्वीरें अपने अपने शावकों के साथ वन विभाग के कैमरे में कैद हो गई। ये बाघिन करीब 1.5 महीने के नन्हे शावकों के साथ गुफा में ही रहकर इनकी सुरक्षा कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर उनके प्रशंसक पप्पू सरदार ने अलग तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान वहां पूरी सादगी के साथ हरि कीर्तन किया गया। इसमें इस्कॉन टेम्पल से जुड़े सदस्य भी शामिल रहे। वहीं इस बर्थडे सेलिब्रेशन में विदेशी मेहमान भी पहुंचे, वो भी हरि की भक्ति में लीन नजर आए। वैसे माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार हर साल केक काटकर उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस बार कीर्तन के जरिए माधुरी दीक्षित के लिए प्रार्थना की गई और शुभकामनाएं भेजी गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लंग्स कैंसर से जुड़ी हुई है। वैसे तो कैंसर कोई भी हो खतरनाक होता है, एक हद के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज हम खास तौर पर लंग्स कैंसर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर से होने वाली मौत के मामले में सबसे ज्यादा रोगी लंग्स कैंसर के हैं। इस बीमारी को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है जो बताती है कि कम उम्र के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि मरीजों में ज्यादातर नॉन स्मोकर्स हैं, यानी कि धूम्रपान नहीं करने वाले लोग। कैंसर जैसी बीमारी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लंग्स कैंसर को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है।
कैंसर एक ऐसी बीमारी जो घातक है, जिसका नाम ही दहशत के लिए काफी है और जिसे लेकर गंभीर चिंता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश में कैंसर के इलाज के बेहतर इंतजाम हुए हैं, लेकिन चुनौती ये है कि कैंसर के मरीजों की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कैंसर अलग अलग हैं, लेकिन देश में लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर तेजी से पैर पसार रहा है। न सिर्फ दुनिया में बल्कि भारत में लंग्स कैंसर से मरने वाले मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है और इलाज में प्रगति के बावजूद लंग्स कैंसर के मरीजों की मौत के आंकड़े में ज्यादा कमी नहीं आई। एक रिसर्च के मुताबिक लंग्स कैंसर के मरीजों में सबसे ज्यादा कम आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। इसलिए जरूरी है कि इस जानलेवा बीमारी को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर के मामलों और उससे होने वाली मौतों का डेटा एकत्र करने वाली संस्था ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी यानी ग्लोबोकेन का सर्वे क्या बताता है। इसके मुताबिक भारत में कैंसर से होने वाली मौत के मामलों में सबसे बड़ी संख्या लंग्स कैंसर के मरीजों की है और पिछले कुछ वर्षों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में मामूली कमी आई है। यकीनन ये तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है, लेकिन नई रिसर्च में लंग्स कैंसर के कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। मेदांता अस्पताल की टीम ने लंग्स कैंसर के मरीजों पर रिसर्च किया और कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में रोगियों में अपेक्षाकृत कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा मिली। रोगियों में लगभग 20% की आयु 50 वर्ष से कम पाई गई और 10% की आयु 40 साल से कम थी। हैरानी की बात है कि करीब 50% रोगी नॉन स्मोकर्स यानी धूम्रपान नहीं करने वाले लोग थे और 30 साल से कम उम्र के सभी रोगी नॉन स्मोकर्स थे। आमतौर पर धूम्रपान को लंग्स कैंसर की बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन मेदांता अस्पताल की रिसर्च बताती है कि लंग्स कैंसर न सिर्फ कम उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि उनकी तादाद ज्यादा है जो धूम्रपान नहीं करते। मेदांता अस्पताल की टीम ने इस सर्वे के लिए 2012 से 2022 यानी एक दशक के दौरान इलाज के लिए आए करीब 300 मरीजों का विश्लेषण किया। उनकी जीवन शैली और रहन सहन के साथ उम्र और लिंग का भी आकलन किया गया। इसके बाद डॉक्टर्स को कुछ हैरान करने वाले नतीजे मिले। पुरुष और महिला दोनों में फेफड़ों के कैंसर की वृद्धि पाई गई। हालांकि बीमारी होने और मौत की दर पुरुषों में ज्यादा है। महिलाओं में ये बीमारी बढ़ी है, लेकिन संख्या कुल रोगियों का 30% है। देखने वाली बात है कि ये सभी महिलाएं नॉन स्मोकर्स पाई गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक भारत में लंग्स कैंसर का प्रसार पश्चिमी देशों की तुलना में बाद में हुआ, लेकिन अब भारत में इसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। रिसर्च के मुताबिक समस्या ये है कि 80% से अधिक लोगों में बीमारी का पता एडवांस्ड स्टेज में चला, यानी तब जब उनका पूरा इलाज नहीं किया जा सकता था। रिसर्च से सामने आया कि करीब 30% मामलों में रोगी की बीमारी की सही पहचान नहीं हुई और टीबी की बीमारी समझकर कई महीनों तक उसका इलाज किया गया। इसलिए कैंसर का इलाज ही नहीं हो पाया। यानी जरूरी है कि लंग्स कैंसर के खतरे को गंभीरता से लिया जाए। इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और इसके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। लंग्स कैंसर पर ये नई स्टडी मेदांता अस्पताल में डॉक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने की है। हमने डॉक्टर अरविंद कुमार से बात की और लंग्स कैंसर से जुड़े खतरे और उसके इलाज को लेकर उनसे समझा। कई बार तो कोई सिम्टम नहीं होता और किसी कारणवश अगर आप चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें ये डिटेक्ट हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं एसिम्टोमेटिक इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर। अदरवाइज खांसी जो जाती नहीं, अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे, यह लंग कैंसर का सबसे मेन सिम्टम है। इसके साथ साथ खांसी में खून आने लगता है, तो खांसी दैट डज नॉट गो अवे और खांसी में खून आना, यह कॉम्बिनेशन एक अप्रोप्रिएट एज ग्रुप में बहुत हद तक लंग कैंसर का सिम्टम है। मैं एक वार्निंग नोट इशू करना चाहूंगा कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ज्यादा कॉमन है
और उसमें भी खांसी और खांसी में खून आना, यही सिम्टम होते हैं। और यही कारण है कि कई बार हर वो व्यक्ति जिसको खांसी है और खांसी में खून आ रहा है उसको ट्यूबरक्लोसिस मान लिया जाता है। और इसीलिए हमारे 30 से 40% लंग कैंसर पेशेंट जो हमारे पास पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस लेकर ट्यूबरक्लोसिस की दवा ले चुके होते हैं, और जिससे उनका कीमती समय वेस्ट हो जाता है। जब ट्यूमर आगे बढ़ता है और वो चेस्ट में या दूसरे अंगों में फैल जाता है तो चेस्ट में पेन होना, अगर चेस्ट में पानी भर जाए तो सांस फूलना, अगर बोन्स में चले जाए तो बोन्स में पेन होना, ब्रेन में चला जाए तो बेहोशी, सर दर्द, उल्टी आना या मिर्गी का दौरा पड़ना, भूख कम हो जाना, वेट लॉस होना, ये सब सिम्टम्स एडवांस लंग कैंसर में देखने को मिलते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी कुछ राज्यों में बदलेगी चुनावी रणनीति, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज के चेहरे पर ही लड़ सकती है चुनाव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई। खबर है किसी महीने के आखिरी हफ्ते में पीएम इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। नए संसद भवन में मार्शल के लिए नई ड्रेस होगी, साथ ही वहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होंगे। ये नया संसद भवन 4 मंजिला होगा और इसमें 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा खत्म हो गई। पदयात्रा के आखिरी दिन उन्होंने सीएम गहलोत के खिलाफ हमले किए। इस दौरान पायलट ने मुख्यमंत्री से फिर भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर किस भव्यता से बन रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ संगरूर कोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दाखिल किया गया। इसके बाद सिविल कोर्ट ने 10 जुलाई को खड़गे को पेश होने के लिए समन जारी किया। ये याचिका बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय संस्थापक हितेश भारद्वाज की ओर से दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ओर से जारी किए गए मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठनों के साथ की गई है, जबकि बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 लाभार्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। इसके लिए देश भर के 45 केंद्रों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये भर्तियां सरकार के अलग अलग विभागों में होंगी। इस दौरान ग्रामीण, डाक सेवक, क्लर्क और टैक्स असिस्टेंट समेत कई पद भरे जाएंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के पटना में अपना दरबार लगाया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं इस मौके पर हनुमंत कथा की गई, साथ ही सियाराम की वंदना भी हुई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक जीतने के बाद भी कांग्रेस फंस गई है। तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। कुर्सी एक है, दावेदार 2, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। इन दोनों से बातचीत करके और सुलह समझौते के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश है। सिद्धरमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं, शिव कुमार जल्द ही दिल्ली आने वाले हैं। कर्नाटक के लोगों की नजर कांग्रेस के दिल्ली दरबार पर टिकी हुई है। कर्नाटक का मुश्किल चुनाव तो कांग्रेस ने जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने पर अटकी हुई है। विधायक दल ने पार्टी हाईकमान को फैसला लेने का अधिकार दे दिया है, लेकिन फैसला लेना ही तो आसान नहीं। पहले सिद्धरमैया को दिल्ली बुलाया गया, इसके बाद डीके शिव कुमार भी पहली फ्लाइट से दिल्ली जा सकते हैं। तो क्या कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदारों से बात करके संतुलन बनाने की कोशिश करने वाला है? फिर भी सवाल अपनी जगह है कि कमान किसके हाथ में होगी। सिद्धरमैया का दावा है कि बहुसंख्यक विधायक उनके साथ हैं। I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And
most of the MLAs, they wanted me to be the Chief Minister of Karnataka. वहीं डीके शिव कुमार उम्मीद पाले बैठे हैं कि पार्टी उनको जनधन का तोहफा देगी। साथ ही उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ और चुनावी जीत में अपनी भूमिका दिल्ली दरबार को याद दिला दी। Believe in one thing, a single man with courage makes a majority. I have proved it. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. And future at a point of time, I will disclose. इस बीच कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री पद के लिए जबरदस्त गोलबंदी है। दोनों ही नेताओं के समर्थक खुलकर उनको कमान देने की मांग कर रहे हैं और तो और धार्मिक मठों से जुड़े संतों की डीके शिव कुमार के सांसद भाई से हुई मुलाकात के भी बड़े सियासी मायने हैं। हालांकि सीएम पर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। सीक्रेट बैलेट हुआ है, सिंगल लाइन रेजोल्यूशन हुआ है, सबसे मौखिक रूप में भी बात हुआ है और 3 लोग जानता है क्या है, 3 के अलावा किसी को नहीं जानता है किसके पास क्या ताकत है। जितने मुंह उतनी बातें और मुख्यमंत्री पद को लेकर उतने ही अलग अलग दावे। पहले चर्चा गर्म हुई कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कार्यकाल का बंटवारा हो सकता है, यानी 3 साल सिद्धारमैया और 2 साल डीके शिव कुमार। लेकिन लगता नहीं कि शिव कुमार इसके लिए तैयार होंगे। We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. इस बीच कुरुबा समुदाय के सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद देकर 3 डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा गर्म है, यानी वोक्कालिगा समुदाय के डीके शिव कुमार, लिंगायत समुदाय के एमबी पाटिल और वाल्मीकि समुदाय के सतीश जारकीहोली को एक साथ डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इससे पार्टी की खींचतान भी दूर हो जाएगी और लोकसभा चुनाव में भी फायदा होगा। लेकिन क्या ये फॉर्मूला डीके शिव कुमार और उनके समर्थकों को मंजूर होगा? बहरहाल जीत के बावजूद कांग्रेस में हो रहे इस घमासान पर बीजेपी की नजर है। को इनकी क्या दिक्कत है कि हर जगह जो है वो घर में इनके कहीं टूट फूट तो दिखाई पड़ती है। अब घर इनका संभलता नहीं और ठीकरा दूसरों पे फोड़ते हैं तो फोड़ने दीजिए। अलग अलग लोग किसी दल में हो महत्वाकांक्षा के साथ तो ये उस दल की कमजोरी नहीं। कम से कम ऐसा तो है कि लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हमारे तो जो भाजपा वाले हैं वहां तो इच्छा प्रकट करने का भी स्पेस नहीं है। साहब ने कह दिया तो सब सेलोटेप लगा के बैठ जाते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक चर्निंग का अभिन्न हिस्सा। असल में कांग्रेस के लिए डीके शिव कुमार तारणहार हैं तो सिद्धारमैया का जनाधार बड़ा है। आगे लोकसभा चुनाव है, इसलिए पार्टी किसी को भी नाराज करना नहीं चाहती और न ही राजस्थान कांग्रेस जैसे हालात बनाना चाहती है। इसलिए सोच समझकर फैसला किया जाना है, इसमें देर लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच में ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 317 अंकों पर चढ़कर 62,345 पर बंद हुआ। निफ्टी 84 अंक की बढ़त के साथ 18,398 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और सिर्फ 7 में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आज तेजी देखने को मिली। सोना एक बार फिर 61,000 के पार पहुंच गया। सोने की कीमत में 370 रुपए की तेजी आई। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 61,350 रुपए है। चांदी की कीमत में भी 750 रुपए का उछाल आया। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 74,350 रुपए हो गया है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा कि 2016 से अदानी ग्रुप की जांच का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया है कि उसने 51 कंपनियों की वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद यानी जीडीआर जारी करने की जांच की थी और अदानी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी इन 51 कंपनियों में शामिल नहीं थी। गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर एनसीएलएटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एनसीएलएटी 22 मई को इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है।
एसएमबीसी ने नर्मदा एविएशन लीजिंग, यमुना एविएशन लीजिंग, जीएल एमएसएन और जीवाई एविएशन लीज जैसे अन्य लेसर्स के साथ मिलकर पिछले हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की सुनवाई में गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवालिया याचिका का विरोध किया था। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सरकार एक्सप्रेसवे के जरिए देश के अलग अलग छोर पर बसे शहरों को जोड़ने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में अब एक और एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो कि वाराणसी से कोलकाता को जोड़ेगा और इसका फायदा दिल्ली को भी मिलेगा। मतलब दिल्ली से कोलकाता जाना भी आसान हो जाएगा। भारत में एक्सप्रेसवे के बढ़ते नेटवर्क के साथ ही देश की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा रहे एक्सप्रेसवे ने शहरों की दूरियां काफी कम कर दी हैं। एक्सप्रेसवे के जरिए अब दिल्ली और कोलकाता की दूरी भी कम होने वाली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली से कोलकाता पहुंचने में महज 17 घंटे लगा करेंगे। यानी शाम को दिल्ली से निकले तो कोलकाता में लंच कर सकते हैं। दरअसल ये मुमकिन होगा वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से, जिसके बनने पर दोनों शहरों की दूरी सिर्फ 6 से 7 घंटे में तय हो जाएगी, जबकि दिल्ली से वाराणसी तक का सफर अभी 10 घंटे में पूरा हो जाता है। इस सफर के लिए पूर्वांचल, लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे पहले से चालू है। फिलहाल वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। करीब 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट साल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बनने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी 610 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में 6 से 7 घंटे की बचत होगी। अभी दोनों शहर की दूरी NH9 से तय होती है, जिसमें 12 से 14 घंटे लगते हैं। NHAI के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे वाराणसी के रिंग रोड से शुरू होकर बंगाल के हावड़ा में NH16 से जुड़ेगा। कुल मिलाकर अगर आप कोलकाता में वीकेंड प्लान करना चाहें तो आपको ऑफिस से एक्स्ट्रा छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिलहाल इस सुविधा के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 3 साल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब एक ऐसी खबर जिसकी बहुत चर्चा है। हरियाणा की नई शराब नीति के तहत अब कॉर्पोरेट ऑफिस में बार खोले जाएंगे और लोग वहीं बैठकर वाइन और बियर पी सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। ये पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। हरियाणा सरकार ने 2023-24 के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके तहत कॉर्पोरेट दफ्तरों में बार खोलने के लिए L10F लाइसेंस दिए जाएंगे। कॉर्पोरेट दफ्तरों में कम मात्रा वाले अल्कोहल ड्रिंक जैसे बियर और वाइन रखने की मंजूरी होगी। इस लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपए का सालाना फीस लिया जाएगा और 3 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में देना होगा। कॉर्पोरेट दफ्तरों में शराब के लिए बार खोलने की अनुमति देने के लिए विशेष शर्तें रखी गई। एक शर्त ये कि ये बार लाइसेंस उन कॉर्पोरेट कंपनियों को मिलेगा जहां कम से कम 5000 कर्मचारी, इसके साथ ही 1 लाख वर्ग फुट का ऑफिस एरिया हो और ऑफिस में बनी कैंटीन का एरिया कम से कम 2000 वर्ग फुट होना चाहिए। हरियाणा सरकार के इस फैसले का लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे शहरों में कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों को मिलेगा। अगर आपका मोबाइल हुआ चोरी तो पोर्टल बताएगा पता। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। अब आप देश में कहीं भी चोरी या गुम हुए मोबाइल को आसानी से ब्लॉक या ट्रैक कर सकेंगे। इसके लिए एक पोर्टल बुधवार को लॉन्च होगा। इसका नाम www.sanchar-sathi.gov.in है। अब कोई भी अपने मोबाइल से जुड़ी ऐसी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज करवा सकता है। पहले ये सुविधा सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही थी। शिकायतकर्ता को पहले इस पोर्टल के CEIR सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल के मालिक को ये बताना होगा कि ये कहां से गुम हुआ और उसका IMEI नंबर क्या है। साथ ही इसे खरीदने समेत बाकी डिटेल भी शेयर करनी होगी। एप्पल की सहयोगी कंपनी फॉक्सकॉन तेलंगाना में एक प्लांट लगाएगी। ये प्लांट हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के कोंगार कलान में होगा। राज्य सरकार ने इसका ऐलान किया। दावा है कि फॉक्सकॉन प्रदेश में करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इससे यहां 25,000 नौकरियां मिलेंगी। टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस ने अपने कुछ कर्मचारियों को गुड न्यूज दी। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 5 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर दी। कंपनी का मकसद ये भी है कि इससे अच्छे कर्मचारी इंफोसिस के साथ जुड़े रहेंगे।
और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर भारतीय रेलवे से जुड़ी एक अहम खबर। रेल मंत्रालय ने देश के सभी स्टेशनों पर एक जैसे साइन बोर्ड लगाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को इन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना तैयार की है। इस योजना के तहत पूरे देश में 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री के मुताबिक देश के हर रेलवे स्टेशन पर एक जैसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन साइन बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट और चित्रलेखों को एक जैसे रंग रूप में तैयार किया जाएगा। रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए नए साइन बोर्ड में डिजिटल साइन बोर्ड भी शामिल किए जाएंगे। रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे की इस योजना से जुड़ी जानकारी वाली एक बुकलेट जारी की। रेल मंत्री के मुताबिक रेल विभाग ऐसे आधुनिक मानक संकेतों को अपनाएगा जो दिव्यांगों के लिए भी आसान होंगे। इन साइन बोर्ड में सरल भाषा और आसानी से दिखने वाले फॉन्ट, रंग और चित्रलेखों को प्राथमिकता दी गई है। इन साइन बोर्ड को बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों समेत सभी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा तिरंगे पृष्ठभूमि के 7 स्टेशन के नाम दर्शाने वाले नए बोर्ड तैयार किए गए हैं। क्रिकेट के नियमों में हुए हैं कई बदलाव। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईसीसी ने फ्री हिट के नियम में अहम बदलाव किया। अब अगर फ्री हिट पर गेंद विकेट पर लग जाए और बल्लेबाज उस पर दौड़कर रन ले तो ये रन बैट्समैन के खाते में जुड़ेगा, न कि इसे एक्स्ट्रा रन के खाते में जोड़ा जाएगा। ये नया नियम 1 जून से लागू होगा। सौरव गांगुली की अगुवाई वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब मैदान पर मौजूद अंपायर सॉफ्ट सिग्नल नहीं दे पाएंगे। अगले महीने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ये नियम लागू होगा। इसके अलावा आईसीसी ने एक और बदलाव किया है। कई बार दिन के मैच में रोशनी कम दिखती है। ऐसे में अब अगर किसी भी मैच में रोशनी कम होगी तो ग्राउंड स्टाफ को फ्लड लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने सिलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बीसीसीआई को सिलेक्शन मीटिंग के लिए ब्रॉडकास्ट राइट्स बेच देने चाहिए। इससे न सिर्फ बोर्ड को पैसे कमाने में फायदा होगा बल्कि सेलेक्टर्स भी फिर जिम्मेदारी से अपना फैसला लेंगे। भारत सुदीरमन कप से बाहर हो गया। दरअसल भारत को मलेशिया के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह मलेशिया ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब बुधवार को भारत का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। भारतीय टीम को इससे पहले चीनी ताइपे के खिलाफ भी हार मिली थी। बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग ला लिगा का खिताब अपने नाम कर लिया। उसने मुकाबले में एस्पेनियोल को 4-2 से हरा दिया। ये बार्सिलोना का 27वां खिताब है। दिल्ली में एक ऐसा शो हुआ जिसमें कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों ने खास तौर से भाग लिया। इस खास कार्यक्रम का मकसद था बिजनेस से जुड़े महिला पुरुष को ऐसा मंच देना जिस पर चलकर वो दुनिया को अपना एक और टैलेंट दिखा सके। फैशन और रैंप वॉक की इस अनोखी दुनिया ने लोगों को हैरान कर दिया। किसी मॉडल की तरह वॉक करते ये वो महिलाएं और पुरुष हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में अपनी महारत दर्शा चुके हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गजों में शुमार हैं। मगर अपने अंदर की खूबियों या यूं कहें उस टैलेंट को ये कहीं न कहीं दबाए रहते हैं जो उनकी पहचान को एक नया नाम देने के लिए बेकरार सा रहता है। बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों की इसी सोच को हकीकत में तब्दील किया दिल्ली के होटल प्राइड प्लाजा ने और फैशन प्रतियोगिता के दूसरे सेशन का आगाज हुआ। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। म्यूजिक फॉर द लैम्प लाइटिंग प्लीज। इस खास मौके पर कॉर्पोरेट और फैशन की दुनिया से जुड़े कई लोग मौजूद रहे और फिर मिस एंड मिस्टर प्राइड 2023 के तहत तैयार की गई कॉर्पोरेट हस्तियों की एक कतार जिसने उस रनवे पर अपने हुनर का कुछ ऐसे मुजाहिरा किया। हर दिन की जद्दोजहद से इंसान बाहर नहीं निकल पाता है और कहीं ना कहीं फीमेल्स के मन में होता है कि काश हमें मौका मिलता तो एक बार हम लाइफ में सुपर मॉडल बनना चाहेंगे।
तो हमने ये रैंप लास्ट ईयर क्रिएट किया था एज अ मिस प्राइड, और उसका रिस्पांस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इतना अच्छा मिला हमें, इसलिए अब हम सीजन 2 लेकर के आए हैं, मिस प्राइड 2023। बट हमने एडिशन किया है, अब की बार हमने मिस्टर भी ऐड किया है इसके अंदर। ये हुनर ही है, ये काम की आपाधापी में कहीं छिपा वो खास टैलेंट है जो रैंप पर अपना जलवा आज बिखेर रहा है। यकीनन फैशन की दुनिया से जुड़े ऐसे आयोजन भले ही पेशेवर लोगों के लिए थोड़ा लीक से हटकर हों, लेकिन अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को दुनिया तक लाने का ये तरीका भी खुद में खास है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।